हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फैक्टर्स एसएससी मॉक मेंटर्स। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लास्ट 1 मंथ स्ट्रेटेजी टू क्लियर एसएससी सीजीएल प्री एग्जाम। ठीक है, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारा एसएससी सीजीएल का एग्जाम 13 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। तो आज हो गई 9 जुलाई। तो देखा जाए तो एक तरह से हमारे पास 1 महीना 3-4 दिन बचे हुए हैं एसएससी सीजीएल प्री एग्जाम के। तो हम अप्रोक्स मान के चलते हैं कि हमारे पास प्रिपरेशन के लिए 1 मंथ में बचा हुआ है। ठीक है, तो इस 1 मंथ में हमें क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए, कौन से सोर्सेज फॉलो करने चाहिए, कौन से मॉक्स देने चाहिए, कितने मॉक्स देने चाहिए, उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम पास आता है हमारे ऊपर थोड़ा एग्जाम प्रेशर बढ़ने लगता है, थोड़ा स्ट्रेस आने लगता है, नए नए बैचेस आने लगते हैं तो उनका स्ट्रेस आने लगता है कि ये बैच लूँ या ना लूँ, ये पीडीएफ से प्रैक्टिस करूँ या ना करूँ। तो ये सब चीज़ें स्ट्रेस देती हैं और उससे हमारी थोड़ी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है, जिसके कारण जो हमारी पढ़ाई 5-6 महीने से राइट ट्रैक पे चल रही थी वो थोड़ी डिरेल हो जाती है। ठीक है, और उसके डिरेल होने की वजह से क्या होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस लास्ट 1 मंथ में क्या करना चाहिए और एक अच्छी एफिशिएंसी के साथ पढ़ाई नहीं कर पाते और अपने एग्जाम को बिगाड़ लेते हैं एकदम लास्ट टाइम पे। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लास्ट 1 मंथ स्ट्रेटेजी, ताकि हम एफिशिएंटली अपने एग्जाम की तैयारी कर पाए और अच्छे से अपने एग्जाम में परफॉर्म कर पाए। तो अच्छे से एक स्ट्रेटेजी बनाने के लिए सबसे पहले हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें अपनी प्रिपरेशन एनालाइज करने की ज़रूरत है और फिर उसके अकॉर्डिंग हमें अपना स्टडी प्लान स्ट्रेटेजी बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो जब हम एनालाइज करेंगे अपनी प्रिपरेशन को तो मैंने उस बेसिस पे एस्पिरेंट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। ठीक है, वो 3 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? फर्स्ट कैटेगरी है सिलेबस इनकम्प्लीट, ऐसे एस्पिरेंट्स जिनका अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, सेकंड कैटेगरी है सिलेबस कंप्लीट बट रिवीजन नॉट डन। ठीक है, सेकंड कैटेगरी क्या है? सिलेबस कंप्लीट बट रिवीजन नॉट डन। थर्ड कैटेगरी क्या है? सिलेबस कंप्लीट, रिवीजन कंप्लीट, रिवीजन डन। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरीज हैं एस्पिरेंट्स की। तो आप भी अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज करके देख सकते हैं कि आप कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं और उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं, जो अभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, सिलेबस इनकम्प्लीट में कौन से एस्पिरेंट्स आएंगे? वो एस्पिरेंट्स जिनका टिल डेट आज के दिन 9 जुलाई को 80% सिलेबस कवर हो चुका है। ठीक है, जिन एस्पिरेंट्स का 50 से 60% सिलेबस ही कवर हुआ है 9 जुलाई तक, वो एस्पिरेंट्स थोड़े कंपटीशन में लैग कर चुके हैं, वो बाकी एस्पिरेंट्स से बहुत पीछे हैं, या मैं कह सकता हूं कि आउट ऑफ कंपटीशन है। ठीक है, बट इसका मतलब ये भी नहीं कि आप जिसकी 50-60% प्रिपरेशन हुई हो या सिलेबस हुआ हो वो आज बुक्स को छोड़ के ही बैठ जाए या अपनी तैयारी को छोड़ के ही बैठ जाए। मैं ऐसा भी नहीं कहना चाह रहा। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 50-60% तैयारी की 1 महीने पहले तक और फिर अच्छे से टाइम अपना यूटिलाइज करके और टाइम बढ़ा के एफिशिएंसी बढ़ा के बाकी बचे हुए सिलेबस को टाइमली कंप्लीट किया और थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत के साथ अच्छे रिवीजन और अच्छे मॉक्स वगैरह को लगा के सिलेक्शन लिया। ठीक है, बट ऐसे केसेस बहुत कम है। जब हम एट लार्ज देखेंगे या एक लार्ज स्केल पे देखेंगे, एक लार्ज मास के लिए देखेंगे, तो जिन बच्चों की 50-60% ही सिलेबस हुआ है टिल डेट, वो कंपटीशन में लैग कर चुके हैं। ठीक है, तो जिनका 80% सिलेबस हो गया उनके लिए बात करते हैं कि उन्हें अब इस लास्ट 1 मंथ में क्या करना चाहिए। उन्हें तो सबसे पहले अपना जो 20% सिलेबस बचा है वो एट ए फास्ट पेस कवर करना चाहिए।
एट ए फास्ट पेस कैसे, ये भी नहीं कि एक ही दिन में बची हुई सारी वीडियोस देख के चाहे कुछ समझ आए चाहे ना आए, चाहे आपका दिमाग बिल्कुल थक चुका हो, बस वीडियो चल रही है आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, वो फास्ट पेस नहीं है। फास्ट पेस का मतलब है कि मान लो अगर आप पहले 20% सिलेबस को 30 दिन में करते थे, तो अब उसी 20% सिलेबस को आप 15 से 17 दिन में अपनी एफिशिएंसी बढ़ा के थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम निकाल के कवर करें। तो सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, आपको अपना 20% सिलेबस फास्ट पेस पे कवर करना है। ठीक है, फास्ट पेस पे कवर करने के बाद सिलेबस को, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको रिवीजन स्टार्ट कर देना है। ठीक है, 20% सिलेबस जैसे ही आपका कंप्लीट हो, आपको रिवीजन स्टार्ट कर देना है। उसके लिए फिर वेट नहीं करना है कि अब मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो आपको रिवीजन स्टार्ट कर देना है। ठीक है, इसको आप थोड़ा बहुत अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हो। जैसे किसी को लगता है कि मेरा सिलेबस हो ही जाएगा 15 दिन में या अंडर 15 डेज हो ही जाएगा, एक्स्ट्रा टाइम देने की जरूरत नहीं है, तो वो साथ साथ थोड़ा रिवीजन भी स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, और थर्ड चीज जो आपको हर हाल में करनी है, बिना अपना मॉक स्कोर सोचे, बिना अपना सिलेबस सोचे, कुछ भी बिना सोचे, आपको आज से ही डेली और अल्टरनेट डेज पर फुल प्री मॉक्स लगाने हैं। ठीक है, अल्टरनेट उनको लगाने हैं जिनका मॉक की टाइमिंग अच्छी है या उन्हें मॉक के टाइमिंग में इश्यू नहीं आ रहा, और डेली उन्हें लगाने हैं जिनके मॉक के टाइमिंग में इश्यू आ रहा है। पर आपको डेली एक फुल प्री मॉक हर हाल में लगाना है। मतलब 13 अगस्त से पहले आपके एटलीस्ट 30 प्री के मॉक्स फुल प्रीवियस ईयर ये अटेम्प्ट हो चुके होने चाहिए। ठीक है, तो आपको ये सब चीजें फॉलो करनी है, अच्छे से फॉलो करनी है। इसके बाद आते हैं जिनका सिलेबस भी हो चुका और रिवीजन भी हो चुका, रिवीजन नहीं हुआ है, सॉरी, जिनका सिलेबस हो चुका बट रिवीजन अभी पेंडिंग है, उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें फिलहाल रिग्रेसली रिवीजन स्टार्ट करना चाहिए सबसे पहले। ठीक है, रिग्रेसली रिवीजन स्टार्ट करना चाहिए। सेकंड चीज क्या करनी चाहिए, उन्हें डेली प्री मॉक लगाना है फुल, प्लस में सेक्शनल और सब्जेक्ट वाइज मॉक्स लगाने हैं, सेक्शनल और सब्जेक्ट वाइज मॉक्स। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट उनका वीक है या जो भी सेक्शन उनका वीक है, उनके मॉक्स डेली लगाने हैं उन्हें। ठीक है, और जितना भी अपने स्टडी नोट्स, जितने भी उन्होंने टीचर्स को या जो भी सोर्सेज को यूज किया है, वहां से डेली रिवीजन करना है, रिग्रेस रिवीजन, जैसे कि मैंने पहले बताया। ठीक है, तो आपको रिवीजन पे फोकस करना है, आपको और कुछ इधर उधर की बुक्स नहीं उठानी है, ना कोई न्यू बैच लेना है, कुछ नहीं करना है। डेली फुल प्री मॉक्स देने हैं, सेक्शनल और सब्जेक्ट के साथ साथ मॉक्स देने हैं, और रिग्रेस रिवीजन स्टार्ट करना है। आपको एटलीस्ट प्री से पहले 2 बार रिवीजन कर देना है। ठीक है, 2 बार एटलीस्ट मिनिमम है कि आपको रिवीजन कंप्लीट कर देना है। ठीक है, थर्ड कैटेगरी एस्पिरेंट्स पे आते हैं अब, जिनका सिलेबस भी हो गया है, रिवीजन भी हो गया है, तो उन्हें क्या करना है, उन्हें करना है वीकेंड पर 2 मेंस मॉक। मतलब कि हर वीकेंड पे एटलीस्ट 2 मेंस के मॉक्स उन्हें लगाने हैं। डेली प्री मॉक लगाना है फुल, बाकी डेज वीकेंड के अलावा वीकडेज में। ठीक है, प्लस उनका अगर कोई सेक्शनल वीक है या कोई सब्जेक्ट वीक है तो सेक्शनल और सब्जेक्ट लगा सकते हैं, या उन्हें रिवीजन करने में बुक से प्रॉब्लम हो रही है तो प्रीवियस ईयर मॉक्स के थ्रू मॉक्स अटेम्प्ट करके आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। क्योंकि उन्होंने बुक से रिवीजन कर लिया, अब बुक उठाने का मन नहीं करता, तो आपको मॉक्स से रिवीजन करना है अपना। ठीक है, थर्ड चीज आपको क्या करनी है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन आता ही आता है, जैसे कि
जैसे कि सेंसस, जैसे कि स्टैटिक जीके, जैसे कि मैथ्स फॉर्मूला, जैसे कि वोकैब। ठीक है, इन चीजों को आपको थ्रू वीडियोस और थ्रू स्टडी नोट्स और थ्रू एनी टीचर, एनी चैनल, इनको बार 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 रिवाइज करते रहना है। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए। बाकी मैं ये तीनों स्ट्रेटेजीज को लास्ट उसमें कंक्लूड भी कर दूंगा लास्ट स्लाइड में, तो आप वहां से नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस टाइम पे एस्पिरेंट्स के मन में अराइज होता है कि हाउ मेनी मॉक्स आर इनफ। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है नो आंसर। नो आंसर कैसे? क्योंकि इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई फिक्स लिमिट नहीं है कि आपने 100 मॉक लगा लिए, आपने 70 मॉक लगा लिए, आपने 80 मॉक लगा लिए तो आपका सिलेक्शन या आपका एग्जाम गारंटी हो जाएगा कि आप क्लियर कर दोगे। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हाउ मेनी मॉक्स आर इनफ, इसका कोई सॉलिड आंसर नहीं है कि मैं आपको बोल दूं कि 70 मॉक्स लगा लो, 100 मॉक लगा लो, 150 मॉक लगा लो और आपका गारंटीड सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, मॉक्स का सोल पर्पज होता है, मॉक्स का सोल पर्पज होता है आपकी टाइमिंग इंप्रूव करना, मॉक की एग्जाम अटेम्प्ट करने की टाइमिंग, एग्जाम अटेम्प्ट करने की टाइमिंग इंप्रूव करना, प्लस आपको एक जो एग्जाम होता है उससे रिलेटेड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना। ठीक है, ताकि आप जब एग्जाम में बैठो तो आपको एकदम से अजीब सा ना लगे या अलग सा ना लगे। ये दो सोल मोटिव होते हैं मॉक्स को देने के। ठीक है, तो अगर आप एग्जाम को 50 से 55 मिनट के अंदर कंप्लीट कर पा रहे हैं, ठीक है, कंप्लीट कर पा रहे हैं, तो आपको कोई भी इशू नहीं आएगा, चाहे आपने 10 मॉक दिए हो। आप फिर मॉक्स को लेके स्ट्रेस आउट फील ना करें कि मैंने तो 10 ही मॉक दिए हैं, मेरा सिलेक्शन कैसे होगा, उसने तो 150 मॉक दे दिए, उसने 120 मॉक दे दिए, उसने 80 मॉक दे दिए। ठीक है, तो फिर आप ये बात ना सोचें और बिल्कुल भी अपने मन में अंडर कॉन्फिडेंट ना हो, क्योंकि मॉक्स का नंबर से या क्वांटिटी से कोई रिलेशन नहीं है। मॉक्स का जो सोल मोटिव है कि आप टाइमली अपना एग्जाम क्लियर कर पाओ, टाइमली अपना एग्जाम कंप्लीट कर पाओ, बस वो पर्पस सोल्व होना चाहिए। इसके अलावा मॉक्स का कोई भी रोल नहीं है। तो इसको लेके कभी भी स्ट्रेस्ड फील ना करें या कभी भी इसको लेके अपने अंदर अंडर कॉन्फिडेंट फील ना कराएं। ठीक है, ये भी हो सकता है कि कोई 100 मॉक दे चुका हो बट आज भी उसको उससे 60 मिनट में अपना एग्जाम क्लियर ना हो रहा हो। ठीक है, और कोई बंदा ऐसा भी हो सकता है जो जिसने 15 मौके दिए हैं बट वो अपना एग्जाम 50 मिनट में कंप्लीट कर ले रहा है। तो इसमें बेटर कौन हुआ? 15 मौके देने वाला बेटर हुआ ना। तो सोल पर्पस क्वांटिटी नहीं है, क्वालिटी है कि आपने जो सोल मोटिव है मॉक्स का वो गेन किया या नहीं। तो आप कभी भी मॉक्स के नंबर्स को लेके स्ट्रेस आउट नहीं होंगे। हालांकि 1 महीना बचा हुआ है अभी, तो आप अभी भी डेली 1 मॉक दोगे तो मोर देन इनफ है, आपके 30 मॉक्स हो जाएंगे जो प्रैक्टिस के लिए काफी हैं। ठीक है, मॉक को अच्छे से एनालाइज करें और अपने अंदर इंप्रूवमेंट्स करें। इसके अलावा मॉक की क्वांटिटी को लेकर कभी भी स्ट्रेस ना हो। ठीक है, अब आता है सबसे बड़ा इशू जो इस टाइम पे एस्पिरेंट्स के दिमाग में चलता रहता है, वो है फोमो। फोमो क्या होता है? फियर ऑफ मिसिंग आउट। और फियर ऑफ मिसिंग आउट क्या होता है? फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये हर एस्पिरेंट के मन में जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता है वैसे वैसे आता है।
चाहे वो रिपीटर हो, चाहे वो फ्रेशर हो, चाहे कोई भी हो, सबके मन में फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो एक काफी बड़ा बिग इश्यू है जो सबके मन में आता रहता है। ठीक है, तो ये आता सबके दिमाग में है, सबको स्ट्रेस देता है, बट एग्जाम में वही जीतता है या इससे वही जीत पाता है जो इसको अच्छे से टैकल कर पाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको टैकल करना है, और टैकल करने के लिए सबसे पहले हमें इस फियर को समझना पड़ेगा। इस फियर का मतलब है कि आप ये डरते रहते हो कि मैंने कुछ छोड़ तो नहीं दिया जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन ना हो, कुछ मैंने मिस तो नहीं कर दिया, कोई इंपॉर्टेंट चीज, कोई मैंने बैच तो नहीं छोड़ दिया कि मेरा सिलेक्शन रह जाए, कोई मैंने पीडीएफ तो नहीं छोड़ दी जिसकी वजह से मैं सेलेक्ट ना हो पाऊं, मैं वो भी बुक तो नहीं की, मैंने वो नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। ये सब नए नए सवाल आते रहते हैं और इससे आदमी के दिमाग में डर बनता रहता है कि मेरी प्रिपरेशन तो हुई नहीं है, मैंने वो पीडीएफ नहीं की, मैंने वो मॉक नहीं किया, मैंने ये बुक नहीं की, ये सब। और अक्सर क्या होता है कि एस्पिरेंट्स के फ्रेंड सर्कल में, जिसमें वो तैयारी कर रहे होते हैं, साथ वाले जब आपस में बात करते हैं तो कोई नई बुक का नाम ले देता है कि मैंने तो इस बुक से ये कर लिया, तो जो सुन रहा होता है उसके मन में डाउट आ जाता है, सेल्फ डाउट अराइज होता है कि यार मैंने तो ये बुक नहीं की, अब मेरा पता नहीं एग्जाम कैसा होगा, क्या नहीं होगा। बहुत सारी न्यू पीडीएफ्स फ्लोट करेंगे अब मार्केट में, टेलीग्राम चैनल्स पे डिफरेंट टीचर्स नई नई वीडियोस लेके आएंगे कैची थंबनेल्स के साथ। ठीक है, बहुत सारी न्यू वीडियोस आएंगी, बहुत सारे न्यू रिवीजन बैचेस आएंगे। ठीक है, तो इस सब माहौल को देख के एस्पिरेंट के मन में डर आता है कि मैं कुछ मिस आउट तो नहीं कर रहा हूं जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन ना हो, और वो उसके कॉन्फिडेंस को गिराता है। उसकी वजह से, हालांकि उसने प्रिपरेशन अच्छी कर रखी थी, पर उस फियर की वजह से वो अपना सारा एग्जाम बिगाड़ लेता है। तो इसलिए आपको दी मस्ट फॉलो जो एडवाइस है वो ये है कि आपको इन सब के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। कोई भी न्यू बुक, कोई भी न्यू पीडीएफ, कोई भी न्यू वीडियो, कोई भी न्यू रिवीजन बैच, कुछ भी नहीं उठाना है आपको। इस बात को गांठ मार लीजिए। अगर आपने इस बात को फॉलो नहीं किया तो आप खुद को खुद ही कंपटीशन से बाहर कर रहे हैं और अपने टाइम का मिसयूज कर रहे हैं, अपने कॉन्फिडेंस को गिरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप ना तो उस न्यू बुक को आप कंप्लीट कर पाओगे, ना पीडीएफ को कर पाओगे, ना बैच को फॉलो कर पाओगे, और आप एट लास्ट क्या कर बैठोगे, ना आप रिवीजन कर पाओगे, ना आपने जो न्यू सोर्स उठाया था वो कंप्लीट कर पाओगे। तो उसकी वजह से होगा क्या, आपका कॉन्फिडेंस और गिर जाएगा, और इसकी वजह से आप मॉक भी नहीं दोगे, आप चक्कर में रहोगे कि मैं ये पीडीएफ कर लेता हूँ, ये वीडियो कर लेता हूँ, या ये बैच कंप्लीट कर लेता हूँ, और बिल्कुल लास्ट टाइम पे आके आप अपनी प्रिपरेशन को बिगाड़ लोगे। जितने भी 6 महीने की, साल की आपने मेहनत की है वो सब खराब हो जाएगी। ठीक है, फिर आप बस बोलते रह जाओगे, एग्जाम जब दे के आओगे कि यार आता तो सब कुछ था पर एग्जाम में नहीं कर पाया। तो उसका रीजन यही होता है कि एस्पिरेंट न्यू बुक्स, न्यू पीडीएफ्स, न्यू वीडियो, न्यू रिवीजन बैच के चक्कर में पड़ जाता है। ठीक है, इस वजह से चीजों को अच्छे से कर नहीं पाता और अपनी तैयारी को खराब कर लेता है बिल्कुल लास्ट टाइम में आके, और स्ट्रेस में रहता है। ठीक है, तो किसी भी हालत में आपको ये गलती नहीं करनी है। कोई भी न्यू बुक नहीं लेनी है, कोई भी न्यू पीडीएफ नहीं लेनी है, कोई भी न्यू वीडियोस नहीं देखनी है, कोई भी नया रिवीजन बैच नहीं लेना है। अब तक जो आप सोर्स फॉलो करते आ रहे थे उस सोर्स से अपनी रिवीजन करना है, अच्छे से रिग्रेसली बार बार रिवीजन करना है, और आपको मॉक्स लगाते रहना है टाइमली, बस। इसके अलावा आपको किसी नए चीजों के चक्कर में नहीं पड़ना अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। इस बात का ध्यान दी फोरमोस्ट प्रेफरेंस पे रखना। ठीक है, अब आते हैं कंक्लूजन पे। अब मैं आपको जो भी मैंने अब तक बताया उसको कंक्लूड कर देता हूं, और तीनों कैटेगरी के बच्चे अपने हिसाब से इस स्ट्रेटेजी को अपना नोट कर लेना। सबसे पहले कैटेगरी क्या थी, जिनका सिलेबस इनकम्प्लीट है। ठीक है, जिनका 80% सिलेबस ही हुआ है,
उन्हें क्या करना है 20% सिलेबस करना है विद फास्ट पेस, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ये कंप्लीट होने के बाद रिवीजन स्टार्ट कर देना है, ठीक है। डेली मॉक लगाना है, ठीक है। और इसके साथ वो सेक्शनल्स या सब्जेक्ट वाइज भी दे सकते हैं, ठीक है। ये जिनका सिलेबस इनकम्प्लीट है उन्हें करना है। उसके बाद जिनका सिलेबस कंप्लीट है बट रिवीजन नहीं हुआ है, उन्हें क्या करना है, उन्हें सबसे पहले अपना रिगरसली रिवीजन स्टार्ट करना है, ठीक है। दी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है उनके लिए, रिगरसली रिवीजन करना है, डेली मॉक देना है, फुल प्री मॉक, ठीक है। प्लस वो सेक्शनल और सब्जेक्ट मॉक भी दे सकते हैं, ठीक है। ये जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है बट रिवीजन नहीं हुआ है उन्हें करना है, ठीक है ना। अब आते हैं थर्ड कैटेगरी पे, जिनका सिलेबस भी हो चुका है और रिवीजन भी हो चुका है। इन्हें क्या करना है, इन्हें वीकेंड पे 2 मेंस के मॉक्स लगाने हैं, ठीक है। और वीकेंड पे 2 मेंस के मॉक्स लगाने हैं और वीकडेज में फुल प्री मॉक्स देने हैं विद सेक्शनल और सब्जेक्टिव के साथ, ठीक है। सेक्शनल और सब्जेक्टिव के साथ ये अपना रिवीजन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया, अगर बुक से पढ़ने का मन ना कर रहा हो तो। थर्ड थिंग इन्हें क्या करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे सेंसस, स्टैटिस्टिक्स के मैथ्स फॉर्मूला, ठीक है, प्लस वोकैब वगैरह जो आते ही आते हैं एग्जाम में, इनका रिवीजन करते रहना है वीडियोज से या पीडीएफ से या जो भी इनके पास सोर्सेज अवेलेबल हो उनसे। और तीनों कैटेगरीज के एस्पिरेंट्स को जो दी फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो ध्यान रखने की है वो क्या है, फोमो को टैकल करना है, ठीक है। फोमो क्या होता है मैंने वीडियो में बता दिया आपको, तो फोमो को टैकल करना है और किसी भी हालत में अपनी तैयारी को खराब नहीं करना फोमो की वजह से, ठीक है। तो विद दिस I conclude our video, and you can also join us on Telegram channel The Factors SSC Mock Mentors। यहाँ हम इस चैनल पे आपको रेगुलरली अपडेट्स देते रहते हैं एसएससी एग्जाम से रिलेटेड, अदर एग्जाम से रिलेटेड, एंड एग्जाम के बाद जॉब लगने के बाद भी डीओपीटी के जो रूल्स वगैरह आते रहते हैं उनके रिलेटेड आपको अपडेट करते रहते हैं, और इम्पोर्टेंट चीज़ें और डेली मेंटरशिप आपकी प्रिपरेशन के लिए जो यूजफुल है वो सब प्रोवाइड करते रहते हैं। तो हमें टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन करें, द फैक्टर्स एसएससी मॉक मेंटर्स, एंड डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल द फैक्टर्स। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।